हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में आपका हर डाउट, हर तरीके से जो आपका नेट और जेआरएफ को लेकर के डाउट रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं आपको अच्छे से सभी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एडवांटेज क्या होता है नेट के, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई कर लेते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके एडवांटेज क्या है, जेआरएफ क्वालिफाई करने के क्या एडवांटेज है, कितना स्कोर करना पड़ता है आपको जेआरएफ स्कोर करने के लिए और एज लिमिट क्या रहती है। मैं आपके इस वीडियो में हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते हैं, लाइक पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म निकले या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, इससे रिलेटेड कोई फॉर्म निकलते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in GGS IIP University Delhi for more than 3 years. तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या होता है नेट और जेआरएफ के बीच में। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज नेट की फुल फॉर्म सभी को पता है, यूजीसी नेट बोलते हैं इसको, हम कई बार एनटीए यूजीसी नेट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है। दिस इज द एग्जामिनेशन फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो जब आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो ऑल ओवर इंडिया, किसी भी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग नेट। जेआरएफ की अगर बात करें तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है। तो ये प्रेफरेंस क्यों मिलती है मैं आपको बता दूं, दैट यूजीसी नेट एंड जेआरएफ आर सेम एग्जाम। दोनों का जो एग्जाम होता है वो एक ही एग्जाम होता है, दोनों के एग्जाम अलग अलग कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। एक ही एग्जाम में दोनों का ही जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है। अब जेआरएफ किसको मिलता है, द ओनली डिफरेंस इज दैट यू नीड मोर मार्क्स फॉर जेआरएफ एज कंपेयर टू नेट। जितना नेट में स्कोर करना पड़ता है उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ता है टू गेट जेआरएफ। गाइस, टॉप 6% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड अप्रॉक्स 2% जो है उनको जेआरएफ मिलता है। अब ये अप्रॉक्स है, ये जो परसेंटेज है वो फिक्स नहीं होती, बट ये 6% का जो अमाउंट है ये फिक्स होता है। एनटीए कंडक्ट द यूजीसी नेट एग्जाम ट्वाइस अ ईयर, हर साल एग्जाम, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एक बार जून में होते हैं और एक बार दिसंबर में होते हैं। सो ये था आपका नेट और जेआरएफ। सिंपल सा डिफरेंस है कि एक ही एग्जाम दोनों का एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है कि नेट जो होते हैं वो टॉप 6% स्कोरर होते हैं और जो जेआरएफ होते हैं वो टॉप 2% स्कोरर होते हैं। मतलब इन्होंने ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है लेके आए हैं, इसलिए इनको जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एक बार अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो दोनों के क्या क्या फायदे होते हैं इनको समझ लेते हैं। नेट के एडवांटेज ये दैट यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अभी एट प्रेजेंट आप अप्लाई कर सकते हो, बट 2023 के बाद से यूनिवर्सिटीज लेवल पे आपका जो नेट सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब पीएचडी जो है वो कंपलसरी हो जाएगी। और यहां पर अभी सुनने में आया था कुछ टाइम पहले की न्यूज में बता रहा हूं कि पीएचडी में एडमिशन के लिए भी नेट जो है एज ए बेसिक क्राइटेरिया हो जाएगा कि जो बच्चे नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनके जो मार्क्स है वो इंक्लूड किए जाएंगे इन द मेरिट लिस्ट। जब मेरिट बनेगी तो उसमें नेट भी क्राइटेरिया रखा जाएगा ताकि आप पीएचडी में एडमिशन ले पाए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि नेट कंपलसरी हो जाए फॉर पीएचडी एडमिशन, बट अभी एट प्रेजेंट कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा सेकंड एडवांटेज क्या होता है, दैट सम यूनिवर्सिटीज एग्जाम्प्टेड पीएचडी एंट्रेंस फॉर नेट कैंडिडेट। जनरली ऐसा होता है कि नेट वाले स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, अगर आप पीएचडी एडमिशन लेने जाते हो तो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर नेट अगर आप क्वालिफाई हो तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना होता। मैं कुछ की बात कर रहा हूं, जैसे डीयू है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको देना पड़ेगा, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आपको इससे मतलब नहीं है, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जनरली वहां पे ऐसा होता है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, अगर आप जेआरएफ हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। तो जेआरएफ का ये फायदा हो जाता है। लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्प्टेड रहता है, तो एक एडवांटेज ये भी है। इसके अलावा थर्ड एडवांटेज ये है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, दैट इज पीएसयूज। पीएसयूज का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ऐसी
गवर्नमेंट कंपनीज जो कि एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी कई बार यूजीसी नेट के स्कोर के बेस पे रिक्रूटमेंट होता है। जो वहां पर जो क्लर्क लेवल की जॉब होती है, या फिर जो आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब होती है, तो वहां पर क्या होता है, यूजीसी नेट के बेस पे भी आपका रिक्रूटमेंट होता है। मतलब अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देने जाते हो, और आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो आपकी जॉब लग जाती है। तो पीएसयूज में जॉब लेने का अच्छा मौका है। मेरे एक फ्रेंड का हुआ भी है, कॉन्क्योर करके एक कंपनी है जो कि पीएसयूज में आती है, तो इसमें हुआ है मेरे फ्रेंड का भी। जस्ट यूजीसी नेट क्वालिफाई था, कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कोई जॉब आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि जितने भी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, आप एटलीस्ट जाकर के यहाँ पर इंटरव्यू दीजिए। अगर इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपकी जो जॉब है वो लग जाती है। इसके बाद गाइस जेआरएफ के फायदे देख लेते हैं। जेआरएफ का एडवांटेज क्या मिलता है, दैट जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आगे पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज 31,000, लगभग 35,000 रुपए आपको मिलते हैं एट प्रेजेंट अभी, और इनिशियल 2 साल में, स्टार्टिंग के 2 साल में, और लगभग 35,000 मिलते हैं आपको रिमेनिंग टेन्योर में। मतलब जो लास्ट 3 साल बचते हैं, लाइक 5 साल की आपकी पीएचडी है तो 2 साल में आपको मिलेंगे 35,000, और रिमेनिंग 3 इयर्स में मिलेंगे आपको 40,000। अभी अमाउंट बढ़ा दिया गया है ये। इसके अलावा आपको कंटीजेंट अमाउंट मिलता है, कुछ अमाउंट 20 से आई थिंक 30,000 रुपए रहता है साल का, तो ये कंटीजेंट अमाउंट आपको अलग से दिया जाता है। तो एचआरए ये सब मिलाकर के आपका जो 40,000 रुपए मैं ऑन एन अप्रोक्स बता रहा हूँ, ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग रहता है। लगभग 40,000 रुपए आपको महीने की मिलते हैं अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। आप ऐसा नहीं कि जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिशन लेना होता है पीएचडी में। पीएचडी में आपका एक बार एडमिशन हो गया, तब आप अप्लाई करते हो फेलोशिप के लिए, और फिर आपको गवर्नमेंट फेलोशिप देना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपको एडवांटेज रहता है। और याद रखना गाइस, किसी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्राइवेट में आई थिंक नहीं मिलता, बट आपको किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है। अब एक चीज और, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर नेट और जेआरएफ का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे इंडिया में नेट जेआरएफ लेकर के बैठे, लेकिन ना तो उनको जॉब मिल रही है, ना ही पीएचडी में एडमिशन होता है, ना ही उनको फेलोशिप मिलती है। तो यार ये सिर्फ नेट जेआरएफ के साथ नहीं है, ये हर किसी डिग्री के साथ है। अगर आप ग्रेजुएशन हो, अगर आपने बीकॉम करके बैठे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बीकॉम की डिग्री ही खराब है। अगर आप एमबीए करके बैठे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एमबीए की डिग्री ही खराब है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये तो हर डिग्री के साथ है, वो तो हर पढ़ाई के साथ होता है कि आपने पढ़ाई कर ली, जॉब नहीं मिल रही, तो आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई खराब है। तो ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं नेट करने कोई फायदा नहीं, जेआरएफ करने कोई फायदा नहीं। तो ऐसा नहीं है, एडवांटेज है। अगर आप तरीके से करते हो, अच्छे स्कोर करते हो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगती है और आपको इसको एडवांटेज मिलता है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि कितना स्कोर करना पड़ता है आपको जेआरएफ के लिए, बिकॉज जेआरएफ एक अच्छा तरीका है आपको पीएचडी करने का। इसमें क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाती है 40,000 रुपए के लगभग, तो आपका फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता, एक तरीके से आपकी जॉब भी लग जाती है। मतलब 40,000 महीने मिलेगा तो आपकी तरीके से जॉब भी हो गई है। आपकी जॉब एक तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी जॉब लग गई है, और आप पीएचडी भी साथ में कर रहे हो। तो आपको जेआरएफ पे फोकस करना चाहिए ताकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, तो इसमें आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, आपको अमाउंट भी मिलता रहता है। तो दोनों चीजें में रहती हैं। तो यहाँ पर जेआरएफ के लिए कितना स्कोर करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर एक 2020 की यहाँ पर कट ऑफ डाल दी है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली लाइन है, ये जेआरएफ वाली लाइन है, जहां पर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ही आपको मार्क्स दिए हुए हैं। अच्छा गाइस, एक चीज मैं बता दूं कि जेआरएफ के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, जब आप अप्लाई कर रहे होते हो ना नेट का, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो, तो वहीं पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा होता है ऐसे करके, ओनली अप्लाइंग फॉर नेट, और लिखा होता है दूसरे ऑप्शन में अप्लाई फॉर नेट एंड जेआरएफ, नेट एंड जेआरएफ ऐसे करके लिखा होता है। तो आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, अप्लाई फॉर नेट जेआरएफ पे क्लिक कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपने जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे नेट की, तभी आपको यहाँ पर इस पे टिक करना होता है। अदरवाइज अगर आपने अच्छा स्कोर कर भी लिया और आपने अप्लाई फॉर नेट जेआरएफ नहीं किया तो आपको जेआरएफ नहीं मिलता है। मतलब ऐसे प्रमाण पत्र इसका जो होता है सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। तो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप इस ऑप्शन को जरूर टिक करें ताकि आप एज ए जेआरएफ के लिए भी अप्लाई करें। अब यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स के एज एन एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स की जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट, ये नेट है आपका, और ये है आपका जेआरएफ इधर वाला। तो नेट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 62.67%, और 933 स्टूडेंट्स को नेट का सर्टिफिकेट दिया गया था। अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो यहाँ पर 70% जो है आपको स्कोर करना पड़ता है जेआरएफ के लिए, और 108 बच्चों को ऑल ओवर इंडिया जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया गया था। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को बता रहा हूं मैं, अनरिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो लगभग 8% का है अप्रोक्स।
तो मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि 8 से 10% का जो है डिफरेंस रहता है, और ये वेरी कर सकता है अलग अलग सब्जेक्ट में। किसी सब्जेक्ट में 6% का भी हो सकता है, किसी सब्जेक्ट में 4% का भी हो सकता है, किसी किसी सब्जेक्ट में 15% का भी हो सकता है। तो जो डिफरेंस है वो कहने का मतलब है कि नेट का जो है वो कम स्कोर करना पड़ता है, जेआरएफ के लिए आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। तो ये ऑन एन एवरेज आप 8 से 10% मान के चलिए कितना डिफरेंस रहता है आपके स्कोर के बीच में। तो ये था आपका जेआरएफ करने का एक, मैंने बता दिया कि कितना स्कोर करना पड़ता है। नाउ गाइस हम बात कर लेते हैं परसेंटाइल फॉर्मेट की। जो मैंने यहां बताया दैट वाज परसेंटेज, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की फॉर्मेट में गिवन था आपने कितने परसेंटेज स्कोर किया है उसके बेस पे। और अगर आप बात करें परसेंटाइल की बेस पे, बिकॉज एनटीए परसेंटाइल की फॉर्मेट में रिजल्ट निकालता है, तो ये परसेंटाइल में कॉमर्स से आप देखेंगे यहाँ पर ये परसेंटाइल लिखा हुआ है कट ऑफ परसेंटाइल। तो इस परसेंटाइल क्या होता है, मैंने आपको इसके लिए परसेंटाइल अगर आपको समझना है कि परसेंटाइल क्या होता है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के लिए, एक बार देख लेना इसको। यहाँ पर आप इस वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। तो इस तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है आपका। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है यहाँ पर, और आपको समझना है किस तरीके से रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है। तो जो इसका लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। और इस तरह आपका एग्जाम का पेपर किस तरीके से चेक किया जाता है जब आप सबमिट कर देते हो ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद, तो चेकिंग कैसे होती है आपके पेपर की, किस तरीके से जो रिजल्ट बनाया जाता है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंप्लीट प्रोसेस आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए किस तरीके से जो आपका एग्जाम की चेकिंग होती है, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से आपको सबमिट करना है। तो गाइज यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करें परसेंटाइल की, तो 95 पॉइंट इतना परसेंटाइल आपको चाहिए होता है नेट के लिए, ये नेट वाला है। और इधर है आपका जेआरएफ वाला, जेआरएफ के लिए आपको चाहिए होता है लगभग 99.35 परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल है। अब आपको परसेंटाइल समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया है कि ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज डिफरेंट होता है परसेंटाइल से। तो इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को एक बार देख लो, बिकॉज एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम परसेंटेज और परसेंटाइल को निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है। इसको देख लेना ध्यान से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप इसको एक बार खुद से चेकआउट कर लें और समझ लें किस तरीके से परसेंटाइल निकाला जाता है। अब गाइस यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि नेट और जेआरएफ की एज लिमिट क्या रहती है। सो नेट के लिए देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है फॉर अप्लाइंग नेट सर्टिफिकेट और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल की रहती है जनरल कैंडिडेट, बट ड्यू टू कोविड 1 ईयर एक्सटेंडेड नाउ 31 ईयर्स। एक साल जो है कोविड 19 की वजह से एक साल एक्सटेंड कर दिया गया था, तो अभी 31 ईयर चल रही है। और रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 35 साल होती है जनरल कैटेगरी के लिए, और सॉरी रिजर्व कैटेगरी के लिए, बट कोविड की वजह से एक साल एक्सटेंड किया गया था, तो अभी 36 साल है। अगर हम बात करें विमेन की, रिजर्व कैटेगरी एंड विमेन की, किसी भी कैटेगरी की, अगर आप एक फीमेल हो, विमेन हो, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो चाहे रिजर्व कैटेगरी हो, तो आपके लिए 35 ईयर्स रहती है। बट एक साल कोविड की वजह से एक्सटेंड करके 36 ईयर्स कर दिया गया था। लास्ट ईयर की बता रहा हूं मैं, इस साल का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी आप ये मान के चलिए कि 35 साल हो सकती है जब तक कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो हम सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी आज। तो यहां पे मैं ये बात बता दूं आपको कि 30 साल आप ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी की 30 साल की रहती है, जनरल कैटेगरी मेल, ओनली मेल जनरल कैटेगरी 30 साल की रहती है जेआरएफ की एज लिमिट। और जो बाकी सब रिमेनिंग जो भी बच गया रिजर्व कैटेगरी फीमेल मेल सब 35 ईयर से रहती है। ये आपका नॉर्मल डेज में ऐसा होता है, बट कोविड की वजह से एक साल एक्सटेंड हो जाए तो कह नहीं सकते, इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा। बट जनरल डेज में आपका ऐसा ही रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी। आई होप आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और गाइज आप लोग ना कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसा लगता है, समझ में आता है नहीं आता आप लोगों को। अब गाइज हम बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर कैसे करें। वी आर स्टार्टिंग आवर यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैश कोर्स फ्रॉम 20 जनवरी फॉर पेपर 1 एनटीए पैटर्न टारगेटेड बेस्ड। अब एनटीए पैटर्न टारगेटेड बेस्ड का क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बहुत हद तक चेंज हो गया है। जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बिकॉज जो अब तरीका है क्वेश्चन पूछने का बहुत हद तक चेंज हो गया है। टॉपिक वही रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप टॉपिक पढ़ के भी आंसर नहीं कर सकते, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लेवल है टफनेस का वो बहुत हद तक बढ़ा दिया है एनटीए ने। तो हमने इन चीजों को एनालाइज किया और इस पैटर्न के बेस पे, जो न्यू पैटर्न है एनटीए का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, इस पैटर्न के बेस पे हम लोग क्रैश कोर्स आपके लिए चलाएंगे अभी 20 जनवरी से। अभी हमने 15 के लिए प्लान किया था, बट मेरी तबियत थोड़ी डाउन हो गई है, तो मैं 20 जनवरी से प्लान कर रहा हूं कराने का। तो यहाँ पे मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा विद एग्जाम्पल, विद पिक्चर्स, डायग्राम, जो भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। प्लस मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन,
प्लस मैं आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज प्रोवाइड करूंगा ताकि आप मॉक टेस्ट देकर के प्रैक्टिस कर सकें। प्लस मैं आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको बुक्स परचेज ना करनी पड़े फर्दर। तो जो जितना भी कंप्लीट जो है पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, हम ये इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। हमारा ये टारगेट है कि जो भी स्टूडेंट हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करे उसका एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उसे बार बार एग्जाम ना देना पड़े। अगर आपने क्रैश कोर्स किया तो इसका मतलब है कि एक ही बार में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। हम इस तरीके से इस क्रैश कोर्स को डिजाइन करने का कंप्लीट हमने एक प्रोसेस बना लिया है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। अब ये क्रैश कोर्स कहां पे होगा, कितनी फीस रहेगी, इसका जो कंप्लीट जो इसका सॉल्यूशन है मैं आपको बता दूंगा। मैं जैसे 20 तारीख को लॉन्च होगा तो मैं 2 दिन पहले लगभग 17-18 तारीख को मैं बता दूंगा, वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा और उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आप कर सकते हैं। फीस बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, मार्केट में फीस बहुत ज्यादा ली जा रही है, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 तक फीस ली जा रही है। बिल्कुल भी इतनी फीस नहीं ली जाएगी। मुझे पता है एज ए स्टूडेंट आप ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फीस जो है बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी जाएगी। डोंट वरी गाइज, मैं यहाँ पर जो है आपकी फीस बहुत नॉमिनल रखूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड पेपर 2 के लिए आप अभी फिलहाल के लिए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को जो है उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, और रिवाइज करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, उतना इनफ हो जाएगा। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो पेपर 2 में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, अगर आप इतना इन बातों को फॉलो कर लेते हो। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स तो बहुत सारी हैं, 40-50 बुक्स हो जाएंगी आपकी मिला करके। तो आपको सबको नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस में मेंशन है उन टॉपिक्स को, उन बुक्स को ही पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना। स्मार्ट बनो, उस तरीके से पढ़ो जो कि एग्जाम टारगेटेड बेस्ड चीजें हैं। तो ये है पेपर 2 के लिए फिलहाल। अभी हम कॉमर्स का क्रैश कोर्स भी इसके लिए प्रोवाइड करेंगे अपकमिंग डेज में, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी है पेपर 1 की, बिकॉज पेपर 1 जो है बहुत हद तक एनटीए ने चेंज कर दिया है पैटर्न क्वेश्चन पूछने का। तो अभी हम पेपर 1 को टारगेट करेंगे, उसके बाद हम कॉमर्स स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के लिए। गाइस अब मैं आपको बता दूं नोट्स के बारे में। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है, जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज, इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2। आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज, इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज, ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.